प्यारे बच्चों, आज प्रारंभ करते हैं बिलियन। बिलियन बिलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक घटकों के समांगी होमोजीनियस मिक्सचर को बिलियन कहते हैं। वह बिलियन दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है, उसे द्विअंगी बिलियन कहते हैं। यदि तीन घटकों से मिलकर बना होगा त्रिअंगी बिलियन कहेंगे। बिलियन बनाते समय जो पदार्थ कम मात्रा में लिया जाता है उसे विलेय कहते हैं। जो पदार्थ या घटक अधिक मात्रा में लिया जाता है उसे विलायक कहते हैं। बिलियन तीन प्रकार के होते हैं। बिलियन तीन प्रकार के होंगे। पहला गैसीय बिलियन, द्रव बिलियन, ठोस बिलियन। गैसीय बिलियन, द्रव बिलियन, ठोस बिलियन। अब बात आती है किसी भी बिलियन की सांद्रता। किसी भी बिलियन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं? सांद्रता ज्ञात करने के, व्यक्त करने के कई माध्यम होते हैं। शुरू करते हैं। किसी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता में पहला आता है मोलरता। मोलरता की क्या परिभाषा है? 1 लीटर विलयन में किसी विलेय के मोलों की संख्या, किसी विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता। 1 लीटर विलयन में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे एम से व्यक्त करते हैं। इसे किसे व्यक्त करते हैं? एम से, कैपिटल एम। सूत्र देखें। विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, बटे विलयन का आयतन लीटर में। क्या है? विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। चूँकि विलेय पदार्थ के मोल निकालने के लिए विलेय का ग्राम में भार, अणुभार से उसको क्या किया आपने? डिवाइड किया, तो आ गया पदार्थ, विलेय के पदार्थ के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या यहाँ रख देंगे, विलयन का आयतन से डिवाइड कर देंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा मोलरता। अतः मोलरता का समीकरण क्या बना? मोलरता बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। क्या सूत्र बना? कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्लू अपान एम डब्लू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। कैपिटल एम इज इक्वल टू वेट, मतलब कि विलेय का भार, बटे विलेय का अणुभार कुल भाग विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। इसकी यूनिट क्या हो जाती है? इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर। कैपिटल एम की क्या यूनिट आ गई? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर आ गई कैपिटल एम की। तो मोलरता ताप से प्रभावित होती है। मोलरता ताप से प्रभावित होती है। कारण क्या होता है कि मोलरता में आपने थोड़ी देर पहले देखा है आयतन। चूँकि आयतन पर तापमान का प्रभाव है, अतः मोलरता पर भी ताप का प्रभाव होगा। आइए प्रश्न 1 को देखते हैं। 4 ग्राम NaOH का अणुभार 40, 1 लीटर जलीय विलयन में घुला हुआ है, मोलरता ज्ञात करें। मोलरता ज्ञात करें। आप उसका उत्तर देखें। मोलरता ज्ञात करने में मोलरता बराबर विलेय का ग्राम भार में बटे अणुभार गुणे विलयन का आयतन। भार कितना दिया है? 4। कितने से भाग दिया आपने? 40 से।
0.1 आ गया क्या, मोलों की संख्या। 0.1 आ गया मोलों की संख्या। 0.1 आ गया मोलों की संख्या। तो 0.1 और आयतन भी 1 है, तो आप भाग दे देंगे तो कुल आयतन कुल मोलरता हो जाएगी। मोलरता बराबर m/10, मतलब कि 0.1। कितना आ गया, 0.1 मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है। प्रश्न नंबर 2 में दिखता है कि 12.6 ग्राम C2H2O2.2H2O क्रिस्टली ऑक्जेलिक अम्ल के 500 ग्राम जली विलयन में उपस्थित हो तो मोलरता ज्ञात करो। पुनः मोलरता बताना है। भार दे रखा है 12.6 ग्राम। ऑक्जेलिक अम्ल दे रखा है। ऑक्जेलिक अम्ल का कुल अणु भार आ गया 126। 12.6 को आपने 12.6 को 126 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और इनका क्या है, 500 ग्राम ले रखा है, और आयतन से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो कुल हल करेंगे 0.2 मोल प्रति लीटर। ये आ गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कहता है यूरिया NH2CO मॉलिक्यूलर वेट 60, मॉलिक्यूलर वेट 60 का डेसीमोलर विलयन बनाने के लिए 1 लीटर विलयन में कितना यूरिया घोलना पड़ेगा। वेट पूछा है, क्या पूछा, वेट। एक डेसीमोलर सोल्यूशन है, डेसीमोलर मीन्स हो गया कि 0.1, डेसीमोलर मीन्स 0.1, 0.1 हो गया डेसीमोलर बनाने के लिए। तो कैपिटल M, फिर W की वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब सेकंड आता है सांद्रता का परिभाषा प्रकार, वह है मोललता। मोललता क्या हुआ, 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। मोललता बराबर, मोललता मीन्स कैप स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या n डिवाइडेड बाई वेट। किसका वेट, विलायक का। किसमें, ग्राम में। किलोग्राम इसको लेंगे, ग्राम में दिया होगा तो। फिर देखिए नेक्स्ट कहता है, चूंकि विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है। मोलों की संख्या पहले भी हम लोग निकालने हैं। विलेय का भार बटे अणु भार, ये हो गया मोलों की संख्या। और विलेय के ग्राम भार बटे अणु भार गुणे विलाय का भार केजी में, मीन्स स्मॉल m इज इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। ये हो गया क्या, विलेय का भार, विलेय का अणु भार, और विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में। यह हो गया आपका मोललता। मोललता की इकाई, मोललता की इकाई मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि मोललता में विलायक का भार दिया है। अब भार तापमान से प्रभावित नहीं होता है, अतः आप कहेंगे मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं होता है। मोलरता मीन्स कैपिटल M, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर का प्रभाव है। स्मॉल m, मोललता पर तापमान का प्रभाव नहीं है। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 में कहता है 6 ग्राम यूरिया 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। 6 ग्राम यूरिया 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। स्मॉल m निकालना है आपको।
कितना ग्राम यूरिया है? 6। 6 को भाग दे दीजिए आप किससे? 60 से, क्योंकि उसका अणु भार हो गया। भार कितना दिया है? 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब हुआ 0.5 kg। ऊपर हो गया 0.1, नीचे हो गया 0.5, 0.5। तो फिर कितना हो जाएगा? 1/5 मीन्स 1/5, और फाइनली उत्तर आ जाएगा 0.2। ये हो गया आपका ये प्रश्न जो दिया था। जब 6 ग्राम यूरिया को 500 ग्राम जल में घुलाते हैं तो मोलरता ज्ञात करें। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 में देखिए, 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 2 किलोग्राम जल में घुलाया हुआ है। कितने ग्राम जल में? 2 किलोग्राम। मोलरता निकालनी है। मोलरता निकालने के लिए दिया हुआ भार विलेय का, अणु भार, कुल बटे वेट ऑफ वाटर मीन्स इसको हल कर लेंगे, 2 से भाग दे देंगे, कुल कितना आया? 1/20, 0.5। ये हो गई आपकी मोलरता प्रश्न नंबर 2 का। इसी प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 और 4 भी हल कर लेंगे। जितने भी प्रश्न होंगे इससे जुड़े हुए आप कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा ये इशू नहीं है। बस आपको फार्मूला जानना है। मोलरता पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में। और ये विषय, ये मोलरता नॉर्मलता क्लास 11 में आपने पढ़ रखा है, उसी से मिलता जुलता प्रश्न भी कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न का हल है। अब आता है आपका हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। हेनरी नियतांक का मान ताप तथा गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। नोट: अक्रिय गैसों के लिए हेनरी नियतांक का मान अधिक होता है, अतः अक्रिय गैस जल में कम घुलती है। तापमान बढ़ाने से हेनरी नियतांक बढ़ता है। के का मान बढ़ाने से गैस के द्रव में विलेयता, ताप बढ़ाने पे हेनरी नियतांक बढ़ता है। के का मान बढ़ाने पे से गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। अतः जंतु गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सुविधाजनक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है। ठीक, इसके बाद देखिए हेनरीज लॉ एप्लीकेशन। इनके क्या क्या एप्लीकेशन है, ये बहुत साधारण आपके नोट्स में दे रखा है, इसको आप कर लेंगे। महत्वपूर्ण चीज़ अब आता है विलियन अध्याय में राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव विलयन के लिए वाष्पदाब या वाष्पशील या विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब ज्ञात करना है। द्रव में द्रव मिला के या जैसा भी वाष्पशील विलय में मिलाने के बाद राउल्ट के अनुसार वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल के अंश के समानुपाती होता है।
मोल के अंश के समानुपाती होता है। किसी भी विलेय जल किसी भी द्रव का आंशिक दाब उस विलयन में उसके मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती होता है। ये है आपका राउट का नियम। किसी भी वाष्पशील द्रव का उस विलयन में आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। माना एक पात्र में दो वाष्पशील पदार्थ हैं, 1 और 2, उनके मोल अंश मोल प्रभाज x1 x2 हैं तथा वाष्प अवस्था में इनके आंशिक दाब क्रमशः P1 P2 हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, P1 बराबर P1 नॉट गुणे x1। P1 नॉट प्रथम घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। निश्चित ताप पर P1 नॉट का मान नियत रहता है। इसी प्रकार से P2 बराबर P2 नॉट इंटू x2, जहाँ P2 नॉट दूसरे घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। अतः जो कुल वाष्प दाब होगा वह दोनों के आंशिक वाष्प दाब का जोड़ होगा। P1 निकाल रखे थे, यहाँ पे P2 निकल गया। कुल दाब कितना हो गया? P1 P2 को आपने जोड़ दिया। P1 P2 का मान रखने के बाद क्या प्राप्त होता है? P बराबर P1 नॉट x1 धन P2 नॉट x2, ये प्राप्त हो गया समीकरण 1 आपको, जहाँ पर x1 प्लस x2 बराबर 1। किसी विलयन में जितने घटक होते हैं सभी घटकों के मोल प्रभाज का जोड़ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अतः x1 बराबर 1 माइनस x2, x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर P बराबर P1 नॉट गुणे 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट इंटू x2 हल कर लेंगे, आपका ये समीकरण आ जाएगा। कुल वाष्प दाब का समीकरण क्या आ गया? P1 बराबर P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। इस समीकरण की सहायता से आप किसी विलयन की कुल वाष्प दाब को ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आ गया कि किसी विलयन में के व्यवहार के आधार पर विलयन के बीच डिफरेंस, पहला आदर्श विलयन, दूसरा अनादर्श विलयन में अंतर लिखें। तो आप देखें इसको, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन के अंतर। पहला कहता है आदर्श विलयन के लिए वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त स्थिति पर राउल्ट के नियम का पालन करें। राउल्ट के नियम का पालन करेंगे आदर्श विलयन। वे विलयन जो ताप तथा दाब के समस्त प्रभाव पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन। करते हैं आदर्श विलयन। इस समीकरण का पालन आप करेंगे, राउल्ट के नियम का पालन करेंगे तो आदर्श विलयन होंगे, पालन नहीं करेंगे नॉट इक्वल तो क्या होंगे? अनादर्श विलयन होंगे। क्या होंगे? अनादर्श विलयन होंगे। अंतर दूसरा, विलयन का आयतन दोनों घटकों के आयतन के योग के बराबर होगा। यदि विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के आयतन के जोड़ के बराबर होता है तो आदर्श विलयन। विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के जोड़ के बराबर नहीं होता है, अनादर्श विलयन। अर्थात डेल्टा V मिश्रण बराबर 0, यहाँ पर डेल्टा V मिश्रण नॉट इक्वल टू 0। अंतर 3, विलेय तथा विलायक को मिलाने पर कोई ऊष्मीय परिवर्तन नहीं होता है। ना तो हीट
निकलती है, ना तो हीट आती है। कोई ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है। परंतु अनादर्श विलयन में ऊष्मा में परिवर्तन होगा। हीट जा भी सकती है और हीट आ भी सकती है। एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ये हो गए आपके 3 प्रकार के आदर्श और अनादर्श विलयन के अंतर। आज के लिए धन्यवाद।